हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस माइशो रैना की प्रीवियस पार्ट में आप सबने देखा ही था कि कनक जो है वो ऐनक को प्रपोज कर देती है, अपनी दिल की बात शेयर कर देती है, बोलती है उससे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कनक बहुत ज़्यादा रो रही होती है, ऐना से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती है। तो कनक कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती यार, मैं तो बस तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, एक अच्छा दोस्त, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम हो कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से तुम मुझे देखती हो, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम। कनक कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो यार, प्लीज़ मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ यार, प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ है ना, प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़ के जाओ यार। तो कनक और ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, ऐना को समझा रही होती है, बता रही होती है अपनी फीलिंग्स। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि कनक जो है ऐना को कुछ बोल देती है, और ऐना रोती रोती हॉस्टल में आ जाती है। तो ऐना ऐना नहीं जा सकती ऐसे, वो कैसे जा सकती है, वो तो प्यार करती है ना मुझसे। कैसे जा सकती है यार वो। प्लीज़ तू रोकना उसको जाके, सोनम प्लीज़ रोकना यार, मैं मर जाऊँगी इसके बिना, मैं मर जाऊँगी यार, प्लीज़। तो कनक सोनम के साथ हॉस्टल आ जाती है, और कनक जो होती है वो ऐना को ढूंढ रही होती है। तो फिर वो कनक जो होती है वो ऐना के रूम में जाती है और देखती है कि, तो रूम में जाके देखती है कनक की ऐना जो होती है वो अपनी वार्डरोब से अपना सारा सामान और अपने कपड़े वगैरह बैग में रख रही होती है, पैक कर रही होती है बैग को। तो कनक जो होती है वो ऐना को पीछे से कर लेती है और कहती है कि आई एम सॉरी, नो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने वहाँ पे बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ है ना, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। पता नहीं कैसे मुँह से निकल गया, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, पता नहीं कैसे मुँह से निकल गया यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो है ना, कनक को खुद से दूर करती है गुस्से में और कहती कि इनफ इज़ इनफ, फिर से कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, हाँ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। और अपना ये घटिया चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना, समझे तुम। आई हेट यू कनक, आई हेट यू, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, समझे तुम, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। अपना चेहरा कभी भी ज़िंदगी में मत दिखाना मुझे, समझे तुम, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत। कनक रो रही होती है बहुत ज़्यादा, और है ना उससे माफ़ी मांग रही होती है, और तुम प्यार करती हो ना मुझसे, हाँ। जो प्यार करता है वो अपने प्यार को ऐसे रुलाता है, ऐसे। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो ही नहीं सकता यार। जो लोग प्यार करते हैं ना वो कभी अपने प्यार को तकलीफ़ नहीं देते। तो कनक बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और गाइस कनक ने ऐसा क्या बोल दिया ना को कि ये ना, ये सब बोल रही है कनक से कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, अपना चेहरा मत दिखाना मुझे कभी भी। ये तो हम आपको आगे दिखाएंगे स्टोरी में कि कनक ने ऐसा ऐना को क्या बोला है। जो बात ऐना को चुप गई है, जो कनक होती है वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा, गिड़गिड़ा रही होती है ऐना से। तो ऐना गुस्से में अपने बैग्स वगैरह लेती है, सामान लेती है अपना, और अपने बैग्स वगैरह लेकर रूम से निकल के बाहर आ जाती है और अपने पापा के पास जाती है, जहाँ पे मतलब जो उसके पापा दूसरे रूम में स्टे कर रहे होते हैं। रूम में जाके देखती है कि जो ऐना और कनक के पापा होते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स होते हैं दोनों के, वो बातें कर रहे होते हैं आपस में। ऐना अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड घर चले। वो ऐना के डैड कहते हैं कि घर बेटा, हाँ आई नो, हमें घर जाना है आपके साथ। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? आप तो सुबह में जाने वाले थे ना? ऐना कहती कि जी पापा। तो जो
कनक के पेरेंट्स होते वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? ऐना कहती कि नहीं नहीं अंकल आंटी, मैं तो नहीं रो रही। तो अंकल आंटी कहते कि नहीं बेटा आप रो रहे हो, देखो आपके आंसू आँखों में से तो आंसू निकल रहे हैं। तो ऐना कहती है कि वो आँखों में कुछ चला गया था ना, वो आँख में कुछ गिर गया होगा तो इसलिए आंसू आ रहे हैं बार बार। तो अंकल कहते हैं कि अच्छा ओके। तो ऐना अपने पापा से फिर से कहते हैं कि पापा चले। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा चलते हैं, ठीक है बेटा। तो अंकल गोलू को गोद में ले लेते हैं क्योंकि गोलू सो रहा होता है और इंशा, ऐना और अंकल हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं और कैब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है खड़े खड़े। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने आपसे कहा था कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, काफ़ी रात हो गई है, पर आपने सुनी नहीं मेरी बात। तो ऐना कहती है कि पापा आपके फ्रेंड भी तो है जो कैब ड्राइवर है, उनको कॉल करके बुला लो प्लीज़। तो अंकल जो होते हैं वो कॉल करते हैं अपने फ्रेंड को और उनका फ्रेंड जो होता है, तो जो अंकल होते हैं ऐना के, वो अंकल आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेके। और तो ऐना इंशा और अंकल गोलू को लेके गाड़ी में बैठ जाती हैं और मतलब जो हॉस्टल होता है ऐना का और उसके हॉस्टल से ऐना का घर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, 1 से 2 घंटे का डिस्टेंस होता है। तो अंकल थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं क्योंकि रात को पता है ना आपको, ज़्यादा भीड़ नहीं होती रोड पे, एकदम क्लियर होता है रोड। तो अंकल थोड़ा तेज़ ड्राइव करते हैं और लगभग 1 घंटे के अंदर इंशा और ऐना को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐना गाड़ी में से सामान निकाल के अपना घर के अंदर आ जाती है और इतने दिनों के बाद घर आके अपने बेड को देख रही होती है और अपना चेंज वगैरह भी नहीं करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो वो अपना बेड पे आके सो जाती है और अगले दिन सुबह हमारी मायशा जो होती है वो सो के उठती है, अपना फ्रेश वगैरह होती है और दादू के रूम में जाने लगती है। तो दादू कहती है कि अरे वाह आज तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, क्या बात है बताओ। वो मायशा के मुँह से निकल जाता है कि अरे दादू मैं खुश क्यों ना हुआ, आपकी पोती की शादी जो होने जा रही है। तो दादू ऐसे एकदम से देखती हैं अजीबोगरीब निगाहों से मायशा को। तो दादू कहते हैं कि व्हाट, क्या शादी, और तुम्हारी क्या मजाक कर रही हो, किससे? तो मायशा कहती है कि अरे यार शिट, मैडम ने तो मना किया था बताने के लिए। तो दादू पूछ रही होती है मायशा से कि किससे शादी कर रही हो तुम? हाँ। और तो मायशा कहती कि नहीं नहीं दादू, किसकी शादी, किसकी शादी, मेरी शादी? नहीं नहीं तो मैं क्या कह रही थी कि वो, अरे वो मुझे ना स्टूडियो जाना है, रिकॉर्डिंग के लिए है, मैं आके बात करती हूँ आपसे। तो दादू पकड़ती हैं ना मायशा को और कहते हैं कि ज़्यादा ड्रामा ना करो, मुझे सब पता है किस दिन तुम्हारी रिकॉर्डिंग होती है और किस दिन ऑफ होता है। चुपचाप बैठो यहाँ पे और मेरी क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। किससे शादी कर रही हो तुम? हाँ। और कब बताने वाली थी ये बात? तो मायशा कहती क्या अरे बता तो दिए यार, कब बताने वाली थी, क्या होता है? तो मायशा ऐसी बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि शिट यार अब क्या करूँ। मायशा कहती कि वो नहीं नहीं दादू आपने गलत सुना है, मैं शादी थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं कह रही थी कि थोड़ी ना बोला है मैंने, मैं बोल रही थी कि वो सब ब्रेकफास्ट पे आपका वेट कर रहे हैं, नीचे चलते हैं ना ब्रेकफास्ट करने। चलो जल्दी से। दादू कहते हैं कि
तुम ना ज़्यादा नौटंकी मत करो, मुझे सब पता है तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम बहुत ज़्यादा हकलाने लगती हो, तो मेरे सामने ज़्यादा चालाक ना बनो। अब चुपचाप बताओ किससे शादी कर रही हो तुम? मायशा बताने लगती है तो एकदम से जो मायशा के डैड होते हैं वो अंदर रूम में आती है अपनी अम्मा के पास उनसे मिलने। तो वो आके कहते हैं कि अम्मा कैसी हो आप, कैसी तबीयत है आपकी? तो अम्मा कहते हैं कि मिल गई तुझे फुर्सत अपनी माँ की माँ की खैरियत पूछने की। तू तो इतना बिजी रहता है अपनी शूटिंग में, तुझे अपनी माँ अपनी बीवी बच्चे नहीं दिखाई देते शूटिंग के आगे। हाँ, जो मायशा के डैड होते हैं वो कहते हैं कि अम्मा आपको तो पता है ना मैं आउट ऑफ कंट्री था, यहाँ था ही नहीं, और मुझे किसी ने कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? क्या मैं इस घर का मेंबर नहीं हूँ? हाँ, जो मुझे ये बातें आपकी कि जो मुझे मेरे घर की बातें किसी और से पता चलती हैं। कुछ मायशा आगे आ रही होती है अपने डैड से बोलने के लिए, तो दादू जो होती हैं वो मायशा का हाथ पकड़ लेती हैं और मायशा जो होती है वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो मायशा के डैड कहते हैं कि इसे क्या हुआ, ये लड़की पता नहीं मेरे से इतनी छंड सी क्यों रहती है, कभी मुझसे बात नहीं कर सकती सीधे मुँह। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया अम्मा, मेरे तो समझ में नहीं आता इस लड़की का, आप इसको समझाओ। हाँ, इसका बिहेवियर नहीं झेला जाता मुझसे बिल्कुल भी। तो दादू कहती हैं कि तुम्हारे से इसका बिहेवियर नहीं झेला जाता और मुझसे तुम्हारा बिहेवियर नहीं झेला जाता। डैड का मुंह बन जाता है इस बात पे, वो चले जाते हैं। तो मायशा के डैड की फ़ोन पे कॉल आती है, वो कॉल पिक करते हैं और किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो कॉल कट कर देते हैं फिर। और जो मेड होती है उनके घर में, मायशा के डैड उनसे कहते हैं कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर में गेस्ट आने वाला है, तो आप उसको मेरे रूम में भेज देना। तो मेड कहते हैं कि ओके सर। तो मायशा सुन लेती है बात। थोड़ी देर में जो गेस्ट होता है वो भी मायशा के घर आ जाता है और सीधा मेड से पूछ के सीधा ऊपर जा रहा होता है मायशा के डैड के रूम में। तो मायशा देख लेती है, तो एक लेडी होती है वो मायशा के डैड के रूम में चली जाती है। तो मायशा जब ये सीन देखती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है सीन देख के, और वो गुस्से में जाने लगती है अपने डैड के रूम में। तो मायशा जो होती है वो अपने डैड के रूम के बाहर चली जाती है और डोर नॉक कर रही होती है। तो मायशा के डैड जो होते हैं गुस्से में रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं कि क्या मुसीबत है, इस घर में इंसान सही से चैन भी नहीं ले सकता। तो जब देखते हैं कि उनकी बेटी है सामने, तो वो कहते हैं कि ये क्या हुआ बेटा, कुछ काम था? डैड अपने रूम में नहीं बुलाओगे अपनी बेटी को? हाँ, मायशा के डैड कहते हैं कि रूम में क्यों, बाहर बैठते हैं ना। तो मायशा कहते हैं कि क्यों रूम में क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, मुझे तो आपके रूम में बैठना है। तो मायशा रूम में चली जाती है और देखती है कि सामने जो बेड होता है वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई होती है। तो मायशा कहती है कि अरे वाह, यहाँ तो मेरे डैड की स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं। स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं मेरे डैड के, इसलिए मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। हाँ, नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। तो मायशा कहती है कि डैड मैं आपकी बेटी को मारने की कोशिश ना करें। क्या चल रहा है यहाँ पे? डैड क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, तो मायशा के डैड कहते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। मायशा कहते हैं कि मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता कुछ। हाँ, ये लड़की क्या कर रही है इस रूम में? डैड मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आपका, पर ये जो आप करती हो ना घर में नई उम्र की लड़कियों को लेकर आती हो, ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये डैड ये मेरा घर है, आपकी अय्याशी का अड्डा नहीं। अगर आपको अपनी अय्याशियाँ करनी है ना तो बाहर होटल्स खुले हुए हैं, और होटल्स इन्हीं चीज़ों के लिए खुले हुए हैं, अगर आपको पता हो तो। अपना जो भी आपको करनी है ना, अपनी अय्याशी करनी है या आपको अपनी मीटिंग्स करनी है, वो सब आप अपना घर से बाहर करोगे, इस घर में नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरे घर में रहना है तो तुम इसके दायरे में रहना होगा। वो मायशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है ये चीज़ देख के ना अपने डैड की, कि उसके डैड जो होते हैं गाइस समझ गए होंगे आप कि उसके डैड
एक लड़की को लेकर आए अपने रूम में, इसलिए लेकर आए हैं। तो मायशा चिल्ला रही होती है बहुत ज़्यादा, और उसकी आवाज़ सुन के दादू भी आ जाती है रूम में। तो दादू कहती है कि क्या हो मायशा, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी सारी आवाज़ें रूम से बाहर जा रही है। मायशा अपने दादू से कहती है कि दादू, मीटिंग चल रही है यहाँ पे, आपको नहीं पता? हाँ, कैसे बेटे हैं आपके, आपको नहीं बताया कुछ? ज़रूरी मीटिंग्स चल रही हैं इस रूम में। तो मायशा के डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि देख लिया अम्मा आपने, हाँ मैं इसका बाप हूँ, कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही है मुझसे। मैं इसका बाप हूँ, कोई दोस्त नहीं है उसके साथ का जो उसकी बदतमीज़ी सहन करूँगा। और अपने बाप से ऐसा कौन बात करता है? तुम्हें देख लूँगा, तो शर्म कर लो। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को घर में लेकर आते हो यार, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है आप, अपनी सारी शर्म बेच खाई है क्या आपने? मायशा के डैड जो होती हैं वो मायशा को रूम से बाहर निकाल रहे होते हैं, और अपनी अम्मा से भी कहते हैं कि अम्मा आप मायशा को यहाँ से लेके जाओ अभी के अभी। मुझे मेरी फ्रेंड के साथ एक डिस्कशन करना है। मैं यहाँ उसको उससे कुछ बातचीत करने के लिए लेकर आया हूँ। जैसा आपकी पोती समझ रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ यार, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पर ये लड़की पता नहीं क्यों अपने बाप को हमेशा गलत समझती है, गलत सोचती है। बेटियाँ होती हैं अपने बाप पे नाज करती हैं, पर ये पता नहीं कैसी बेटी है। तो मायशा उस लड़की के पास जाके कहती है कि यू लिसन, अब आपसे कौन सी लैंग्वेज में समझाना होगा मुझे, आपको इस घर से तशरीफ़ लेनी होगी। तो वो लड़की उठती है और वहाँ से चली जाती है, मायशा के घर से बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। और जो मायशा के डैड होती हैं वो गुस्से में वो भी घर से बाहर चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठ के। और जो दादू होती हैं वो मायशा को काम डाउन कर रही होती हैं, समझा रही होती हैं, उसका गुस्सा शांत कर रही होती हैं कि इतना गुस्सा मत किया करो बेटा, इतना गुस्सा सही नहीं है। मायशा अपने डैड के रूम में होती है और उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है। तो मायशा अपने डैड के रूम से बाहर आके अपने रूम में चली जाती है और अपनी कॉल अटेंड करके अपनी जीएफ से बात करती है। जीएफ से बात कर रही होती है और थोड़ी देर में दादू मायशा के रूम में आ जाती हैं। तो मायशा कॉल कट कर देती है और दादू से कहती हैं कि चलें। तो दादू कहते हैं कि किससे बात कर रही थी? बोलो। इंशा से बात कर रही थी दादू। तो मायशा की दादू कहते हैं कि इतनी सुबह सुबह उसकी कॉल, सब खैरियत तो है ना? तो मायशा कहते हैं कि जी दादू सब ठीक है, बस ऐसी ही कॉल की थी उसने। तो दादू कहते हैं कि ओके, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे जितनी दूरी बना के रखोगे ना उतना अच्छा होगा। मायशा कहते हैं कि दादू आप इंशा को इतना डिसलाइक क्यों करती हो? ज़्यादा तो इनोसेंट और क्यूट है ना वो, आप क्यों उसको डिसलाइक करती हो? मायशा की दादू कहती है कि बेटा मैं उसको डिसलाइक नहीं करती, पर उसकी कुछ हरकतें देखी हैं मैंने जिस वजह से उसने मजबूर कर दिया मुझे खुद पर डिसलाइक करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कम ही अपनी दोस्ती बना के रखो, वो लड़की सही नहीं है। अब तो ऐसा बोल रही है ना कि वो बॉयज़ के साथ घूमती है। तो दादू कहती है कि हाँ बेटा कुछ ऐसा ही समझ लो। तो मायशा कहती है कि दादू क्या बोल रहे हो यार आप? तो दादू कहते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम बताओ किससे शादी कर रही हो तुम? मायशा कहते हैं कि वो दादू वो आप तो जानती हो ना कि मैं गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो दादू कहते कि हाँ बेटा मुझे पता है तुम गर्ल्स को पसंद करती हो। तो फिर तो मायशा कहती कि वो दादू मैं इंशा से प्यार करती हूँ। तो दादू जैसे ही ऐसा सुनती हैं तो दादू कहते कि क्या बकवास कर रही हो तुम? तो मायशा कहती कि दादू मैं बकवास नहीं कर रही, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। दादू कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? हाँ, कितनी दफ़ा बोला है मैंने उस लड़की से दूर रहा करो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात। हाँ, और कितनी दफ़ा समझानी पड़ेगी मुझे यही बात? तो मायशा कहती कि दादू आपको उससे प्रॉब्लम क्या है यार? पहले तो आप उसको बहुत पसंद करती थी, पर अब इतना नापसंद क्यों करती हो? क्या कमी, क्या बुराई क्या है इंशा में? बोलो। वो कितनी ज़्यादा क्यूट है यार, कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। तो दादू कहते हैं कि इनोसेंट? सीरियसली बेटा तुम्हें वो इनोसेंट लगती है?
तो मायशा कहती कि दादू आप ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, प्लीज़ ऐसे मत बोलो इंशा के बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई उसके बारे में ऐसे बोलता है। तो दादू कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो, हमेशा तुम्हारा भला हो। मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए बोलती हूँ तो कुछ तो रीज़न होगा ना। ये बात तुम भी जानती हो अच्छे से, मैं ऐसे ही तो नहीं बोलूँगी तुमसे कि उससे दूर रहो। तो मायशा कहती कि हाँ दादू मुझे पता है, आप बिना रीज़न के नहीं बोलोगी ऐसे, अपनी शादी वादी के ख्वाब मत देखो। तुम जिस लड़की से बोलोगी ना, इंशा से अलग जिस भी लड़की से बोलोगी कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं तुम्हारी खुशी खुशी उस लड़की से शादी करवाऊँगी, पर इंशा से नेवर बेटा, नेवर। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो आयशा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मायशा को बुरा भी लगता है कि दादू वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं इंशा के बारे में, और दादू होती है यहाँ पे कुछ बताने को तैयार ही नहीं होती है इंशा को, मायशा को। तो मायशा बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती है कि दादू बताओ प्लीज़, क्या रीज़न है, रीज़न क्या है जो आप इंशा को इतना ज़्यादा डिसलाइक करती हो, कुछ तो रीज़न होगा ना, प्लीज़ बताओ। वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, तुम उसे डिज़र्व नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही कि तुम एक लड़की को चाहती हो, उससे प्यार करती हो। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पोती की पसंद क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेती है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, जिससे भी तुम्हारी शादी हो वो इंसान बेस्ट हो, दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी तुम गलत इंसान से शादी करके हमेशा पछताती रहो। तो मायशा कहती कि दादू अब आप मुझे बताएंगे भी या नहीं, या मैं यहाँ से चली जाऊँ। कहती कि अच्छा ओके बैठो यहाँ। तो मायशा बैठ जाती है और दादू कहते कि तुम्हें याद है एक बार तुम अपने इवेंट में गई हुई थी आउट ऑफ कंट्री, लंदन। तो मायशा कहते कि जी दादू मुझे याद है, मैं भी यहाँ नहीं थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ गई हुई थी स्टे करने के लिए। तो दादू कहती है कि और एक दिन मैं अचानक घर पे आई और घर पे कोई भी नहीं था, स्टेप मॉम, बुआ, सबा, तुम्हारे चाचू, इवन मेड तक भी नहीं थे घर पे। तो मायशा कहती कि जी दादू आई नो, आपने मुझे बताया था। तो दादू कहती कि हाँ बेटा, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं पहले ही अपनी फ्रेंड्स के घर से अपने घर के लिए निकल गई थी। तो जैसे ही मैं घर के लिए निकली और मैं घर में आई तो मैंने देखा कि जो तुम्हारे डैड है और इंशा, वो दोनों एक ही रूम से साथ में बाहर निकले थे। उसी दिन से मुझे इंशा पसंद नहीं है। मतलब तुम समझ रही हो ना इसका मतलब क्या है। मायशा कहती है कि तो क्या हो गया दादू, अगर वो डैड के रूम से बाहर निकल रही थी तो क्या हो गया। दादू कहती कि तुम अभी नहीं समझी मेरी बात का मतलब, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उस दिन घर पे कोई भी नहीं था बेटा, और मैं तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ, मैं तो अचानक में घर आई थी। और जब मैंने ये सीन देखा कि तुम्हारे डैड जो हैं वो कैसे बोलूँ बेटा मैं। तो मायशा कहती कि दादू प्लीज़ आप क्लियरली बोलेंगी तो मुझे समझ में आएगा। तुम्हारे डैडी इंशा को किसेस कर रहे थे लिप्स पर। तो मायशा जैसे ये सुनती है कि तो मायशा ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि दादू आप। तो मायशा अपने दादू के मुंह से जैसे ये बात सुनती है तो मायशा कहती है कि दादू आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो डैड को क्यों किस करेगी, आपने दूर से कुछ और समझा होगा। कभी कभी हमारी आंखें जो होती हैं वो धोखा खा जाती हैं, जो हम दूर से देखते हैं ना, पास से देखने में वैसा नहीं होता, पास से देखने में कुछ और होता है और दूर से देखने में हमें कुछ और लगता है। आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है
दादू अपने सीने से लगाती हैं, उसको समझाती हैं और वो रो रही होती है मायशा तो, और अपनी अंदर ही अंदर बात कर रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दादू को कुछ गलतफहमी हुई होगी ज़रूर, वो तो मुझसे प्यार करती है ना, वो डैड को क्यों किस करेगी, वो तो मुझे किस करती है ना, वो डैड को कैसे कर सकती है किसी से। ज़रूर दादू को कुछ गलतफहमी हुई होगी। तो मायशा अपने रूम से उठती है और चाबी लेके अपनी जो उसकी जीएफ होती है उसके घर के लिए निकल जाती है और अपने आंसू वगैरह साफ करके अपनी जीएफ के घर आ जाती है। और जैसे ही मायशा अपनी जीएफ के घर आती है, उसके घर पहुंचती है और उसके घर पहुंच के डोर जो होती है वो अनलॉक कर रही होती है। वैसे ही मायशा जो सुनती है उसकी कानों पे तो बिलीव ही नहीं होता, मतलब उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब जो दादू ने कहा वो सच है। तो मायशा सुनती है कि अंदर रूम से आवाज़ आ रही होती है कि तो सामने से मतलब एक आवाज़ आती है कि सच में शादी करोगी उससे। हाँ, तो इंशा कहती है कि ऑफ कोर्स यार शादी तो करनी पड़ेगी, आखिरी मिशन रह गया है, मतलब कुछ दिनों में तुम्हारी शादी और फिर सुहागरात। यार वैसे सुहागरात तो मैं ही बनाऊंगी तुम्हारे साथ। तो अंदर से आवाज़ें आ रही होती है लाइक कैसी जो मतलब किसिस वगैरह कर रहे हो एक दूसरे को। तो मायशा अपने कानों से सब सुन रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है। मायशा कहते हैं कि जिससे शादी करूँगी सुहागरात भी उसके साथ भी मनाना पड़ेगा ना। तुम समझ रही हो ना, जब सुहागरात मनाऊंगी तभी तो उसे हनीमून पे लेके जाऊंगी और हनीमून पे ले जाने के बाद उससे डाइवोर्स लूँगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। मतलब वाह यार, शादी के बाद उसकी आबादी नहीं उसकी बर्बादी होगी, पैसे ही पैसा होगा फिर तो मेरे पास, फिर कभी भी मुझे उसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मतलब कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है ना यार वो। मतलब तुम्हें पता भी है कि कितना टाइम हो गया मैं रिलेशनशिप में आए हुए उसको और मुझे, पर अभी तक हम एक भी बार इंटीमेट नहीं हुए यार। मतलब यार बंदा आजकल तो जिसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं होते ना उसके साथ भी मुंह मारते हैं, पर वो लड़की। तो मायशा ये सब सुन रही होती है और मायशा को बिलीव नहीं हो रहा होता अपनी कानों पे कि वो जो आवाज़ें सुन रही है, मतलब जो बातें सुन रही है इंशा की, वो इंशा ही कर रही है या कोई और। तो मायशा बहुत ज़्यादा मतलब उसको तो समझ में नहीं आ रहा होता ना, मतलब इंशा की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इंशा मतलब जब से रिलेशनशिप में आई है उसके साथ सिर्फ खेल रही है, उसके साथ सिर्फ उसके पैसों की वजह से है। प्यार तो वो उससे करती है पर उससे नहीं, उसके पैसों से, सिर्फ उसके पैसों की वजह से वो उसकी ज़िंदगी में आई है, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी है जितनी भी उसके बैंक बैलेंस है सब उसकी इंशा के नाम हो सके। और वो शादी भी इसलिए कर रही है उससे। बहुत घटिया चीज़ है, मतलब किसी को सेड्यूस करना अपने मतलब के लिए। तुम अगर अपना मतलब निकाल रहे हो तो उसको डायरेक्ट बोल भी तो सकते हो ना कि हम मुझे पैसे चाहिए तुमसे। अगर सब वफादारी पे आ गए तो फिर प्यार को बेवफा कौन कहेगा, राइट गाइस। तो मायशा डोर अनलॉक करती है और अपनी आंखों से जो नज़ारा देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो सीन ऐसा होता है कि इंशा जो होती है वो नीचे होती है बेड पे न्यूड, और उसके ऊपर वो लड़की होती है जिसको मायशा ज़्यादा पसंद नहीं करती। उसको पता होता है कि मतलब ये लड़की कैसी है, तो मायशा उस लड़की को डिसलाइक करती है, ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो गाइस ये लड़की वो होती है, मतलब वाओ यार, एक लड़की को धोखा देने के लिए दूसरी लड़की के साथ मज़े वाह, अब दोनों ही इंटरेस्ट होती है। समझ सकती हो आपकी वो क्या कर रही होंगी। ना गाइस, आप इतने नादान भी नहीं हो कि आप नहीं समझ सकते इस सीन को। तो यहाँ वो दोनों मतलब अपना इंटीमेट हो रही होती है और मायशा जैसे ये सीन देखती है तो
उसकी आंखों पे उसको यकीन ही नहीं होता कि मतलब जिस इंसान से वो अपनी दादों के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करती है, या बोल सकते हैं कि करती थी, वो लड़की उसका इस तरह से बेवकूफ़ बनाएगी, मतलब चंद पैसों के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इतना ये सीन देख के वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जैसे ही आवाज़ आती है ना गिरने की, एक कमरे में वो जो मतलब अपना इंटीमेट वगैरह हो रही होती है, इंशा और वो लड़की होती है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से हटते हैं और देखते हैं कि जब उनकी नज़र मायशा पे पड़ती है ना, तो वो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जल्दी से बात वगैरह कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है तुम। ओ शिट यार, शिट लगा था कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। हाँ, तो इनसे कहते कि तुम्हें बातों की लग रही, तुम्हें बातों की पड़ी है। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि इसने कुछ देख तो नहीं लिया हमारे बीच में क्या चल रहा था। तुम जल्दी से कपड़े पहनो, हमें जल्दी से कपड़े पहने होंगे हमें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, शिट। तो वो लड़की इंशा से कहती है कि मैं तुमसे बोला था कि घर में मेड रख लो, मेड होनी चाहिए घर में, मेड रख लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, तुम्हें तो मज़े करने थे ना पूरी रात पूरे दिन। हाँ, कर लिए तुमने मज़े। अब गया हमारा प्लान, भूल जाओ प्लान को, भूल जाओ शादी वादी को, और भूल जाओ अपने ख्वाब, भूल जाओ अपना ड्रीम पूरा। तो इंशा उस लड़की पे चिल्लाती है कि बकवास बंद करो अपनी। हाँ, बहुत बोल रही हो तुम, जब से आई हो चपड़। इसे तो होश में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, इसको होश में लेकर आना है। शिट, तुमने अगर दोबारा बकवास की ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अगर चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। इंशा चुप हो जाती है, अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है और वो लड़की भी पहन लेती है। तो फिर ये सोच रहे होते हैं ना कि दोनों की करें क्या, अब मतलब उसको उठाए या उसको सोने दें, क्योंकि वो फंसे हुए दोनों तरफ से होते हैं। मैंने गाइस आपको बताया था ना कि मायशा की जो टीम होती है, मतलब जो उसकी मैनेजर्स वगैरह होती हैं, मैनेजर और गार्ड्स वगैरह होती हैं, उनके पास मायशा की जो होती है लाइव लोकेशन होती है। और मतलब मायशा से अगर उनका कांटेक्ट ना हो कुछ टाइम तक, तो वो मायशा की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और तो यहाँ वो लड़की ये सोच रही होती है, मतलब सॉरी इंशा ये भी सोच रही होती है और ये भी सोच रही होती है कि अगर मैंने इसको उठा दिया तो ये मुझसे सवाल जवाब करेगी और मैं इसको किस सवाल जवाब का जवाब क्या दूंगी। तो उसका बहुत ज़्यादा ना दिमाग चल जाता है और वो कहती है कि, तो मायशा जो इंशा होती है ना, वो बैग वगैरह निकाल रही होती है अपने वार्डरोब से और अपने कपड़े वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने बैग में रख के ना जाने लगती हैं। तो वो लड़की कहती है इंशा से कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, इस सिचुएशन में तुम मुझे अकेले छोड़ के जाओगी, बस यही मोहब्बत है तुम्हारी। हाँ, मुझे तो यार ऐसा लगता है ना कि तुम मुझसे भी मोहब्बत नहीं करती, मेरा भी सड़यूज़ ही कर रही हो, जैसे तुम आयशा का सड़यूज़ कर रही हो, जैसे तुम आयशा का सड़यूज़ कर रही थी। हाँ, बोलो, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे, फिर अकेला छोड़ के कैसे जा रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठो चुपचाप। तो इंशा कहते कि मुझे जाने दो, अगर मैं यहाँ रुक गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या होगा। तो इंशा से वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जो भी होगा वो तो हो गई, ये घर तुम्हारा है और ये बंदी भी तुम्हारी है, तुम्हारी जीएफ है ना ये, तो तुम्हारा फर्ज बनता है इसकी देखभाल करने का, इसका ख्याल रखने का। तो तुम चुपचाप अपनी डॉक्यूमेंट्स वापस अपने कबर्ड में रखो और इसके पास आके बैठो, इसको उठाओ या तुम्हें जो भी करना है वो करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इंशा कहती कि वाह यार, अब मैं बोलूँ ये लाइन। हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो या तुम भी मेरा सड़यूज़ कर रही हो जैसे मैंने आयशा का सड़यूज़ किया। तो वो लड़की कहती कि तुम्हें जो समझना है ना वो समझो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम्हें। तो वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और इंशा उस लड़की को जाते हुए देख रही होती है और फिर वो आयशा को देखती है क्योंकि आयशा अभी तक बेहोश है। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था
उसकी जो टीम होती है, मायशा की जो गार्ड्स होती हैं वो लोकेशन ट्रैक करके मायशा की जो जीएफ होती है उसके घर पे आ जाते हैं और घर में आके वो मायशा मैम कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि मायशा मैम। तो मायशा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता क्योंकि मायशा तो बेहोश होती है और इनशा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो जो सारे गार्ड्स वगैरह होते हैं वो रूम वगैरह चेक करते हैं इनशा के घर का। और तो जो बाकी के गार्ड्स होते हैं और मैनेजर वो कहते हैं कि क्या हुआ, मायशा मैम ठीक है, मिली? तो वो गार्ड्स कहते हैं कि हाँ मायशा मैम मिल गई हैं, वो अपनी फ्रेंड के रूम में है, सो रही हैं, चलो चलते हैं हम। तो मैनेजर कहते हैं कि क्या मतलब चलते हैं? हाँ तुम्हें पता नहीं है दादू की कब से कॉल्स आ रही है हमारे पास, और उन्होंने बोला है कि हम मायशा को साथ में लेकर आए मतलब कि लेकर ही आए। तुम उस लड़की के रूम में जाओ जो मायशा मैम की जो भी लगती है और मायशा मैम को उठाओ और उनको। तो जो गार्ड होता है मायशा का खास मैनेजर की बात को मानता है और फिर से रूम में जाता है और जो इंशा होती है उसको उठाता है। तो मायशा मतलब सॉरी नहीं होती, वो तो बस नाटक कर रही होती है इस सिचुएशन से बचने का। और मायशा की जो मैनेजर होती है वो मायशा को अपने सपोर्ट से घर से बाहर लेके आ जाती है और गाड़ी में बिठा के घर के लिए सब पूरी टीम रवाना हो जाती है। और मायशा होती है जैसे ही घर आती है तो दादू कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसा ही सो क्यों रही है, उसने कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं की? तो दादू आ रही होती है मायशा के करीब ना उसको स्मेल वगैरह करने के लिए कि इसने ड्रिंक वगैरह तो नहीं की ना, वरना इसकी शामत अच्छे से आ जाएगी आज, इसने ड्रिंक वगैरह तो नहीं की ना। तो दादू आ रही होती है चेक करने के लिए। तो जब दादू मायशा को स्मेल करती हैं तो उसमें से कुछ भी मतलब स्मेल वगैरह नहीं आ रही होती। क्या हुआ, ऐसे ही सो क्यों रही है इतना, तबीयत तो ठीक है इसकी? तो दादू चेक कर देंगे, फीवर तो नहीं हो रहा, फीवर भी नहीं होता। और मायशा की जो मैनेजर होती है वो मायशा को उसके रूम में ले जाके लिटा देती है। तो मायशा सो रही होती है और सुबह से शाम हो जाती है, मायशा उठ ही नहीं रही होती सो के। तो सब घबरा जाते हैं कि यार क्या हो गया, मतलब रात होने को आई है, मतलब डिनर का टाइम हो गया अभी तक नहीं उठी है लड़की। दादू रूम में जाती है मायशा के और जाके देखती है तो दादू मायशा को उठाती है, मायशा बेटा, मायशा उठो, मायशा रात हो गई है, खाना नहीं खाना तुम्हें? देखो सब डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से उठो बेटा। इतनी नींद तो तुम्हें पहले कभी नहीं आती थी जितनी अब आ रही है, क्या हुआ बताओ, क्या कहीं पे पेन हो रहा है? तो दादू जैसे चेक करती है ना मायशा को फीवर हुआ होता है बहुत ही तेज़ का। तो दादू डर जाती हैं और दादू जल्दी से नीचे फ़ोन करती हैं और कहती हैं मेड से कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आता है थोड़ी देर में मायशा के घर में और जैसे रूम में आता है वो मायशा को चेक करता है कि इसको मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। तो मायशा को 100+ का फीवर हुआ होता है और मायशा कँपा रही होती है, उसको ठंड लग रही होती है बेहोशी में भी। तो होती है वो डॉक्टर से कहती है कि क्या हुआ इसे, ये जब से आई है बस एक भी बार नहीं उठी और इसको ये कँपा क्यों रही है, क्या सब ठीक तो है ना? तो डॉक्टर कहता है कि वायरस चल रहा है ना, इस वजह से उसको फीवर हो गया है, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप ये मंगा के दे दीजिए। तो वो मेडिसिन लिख वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर और मायशा होती है वो सो रही होती है अभी भी। तो जो दादू होती हैं वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हैं मायशा के फोरहेड पे, उसका बुखार उतार रही होती हैं। तो जैसे जैसे बुखार उतर रहा होता है, हल्का हल्का हो रहा होता है, मायशा की आंखें खुल रही होती हैं और मायशा जैसे ये होश में आती है, मायशा देखती है ना कि कहाँ है मायशा। तो मायशा देखती है कि वो अपने रूम में लेटी हुई है, दादू उसकी मतलब खिदमत कर रही है। तो मायशा अपनी फ्लैशबैक में जाती है ना, मतलब कुछ टाइम पहले जो आज उसके साथ हुआ है इंसिडेंट, उसकी जीएफ का जो चेहरा उसके सामने आया है और कैसे उसकी जीएफ किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी, उसकी जीएफ ने धोखा दिया है और सिर्फ पैसों की वजह से थी। तो सोच रही होती है कि और बहुत ज़्यादा रो रही होती है अंदर ही अंदर, साइलेंट वे में जैसे रोते हैं। तो मायशा घुट के रो रही होती है ऐसे और वो याद कर रही होती है, वो कहती है कि वो अपने दादू से कहती है कि दादू वो
वो मुझे कैसे चीट कर सकती है दादू? दादू वो कैसे चीट कर सकती है मुझे दादू? और रो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा से सो जाती है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका फीवर जो होता है वो ठीक होने लगता है, पर अंदर ही अंदर जो ख्वाहिश होती है वो टूटने लगती है, अंदर से कमज़ोर होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मायशा रूम में अकेली होती है और मायशा जो होती है वो सुसाइड अटैम्प्ट करती है। तो जैसे ही दादू आती है रूम में, मायशा को देखते हैं कि मायशा ने अपनी नस से काट रखी है हाथ की, तो दादू ज़ोर से चिल्लाती हैं और रूम में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मतलब उसकी मेड वगैरह, बुआ, स्टेप मॉम वगैरह होती हैं, तो वो आती हैं जल्दी से, कहती हैं कि क्या हुआ है ना, क्या हुआ मायशा को? अम्मा, मायशा को क्या हुआ? इसने हाथ क्यों काटा है अपना? तो जो उसकी स्टेप मॉम होती हैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं कि कोई डॉक्टर को फ़ोन करो, जल्दी से फ़ोन करो कोई डॉक्टर को। तो जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करती हैं, एम्बुलेंस को बुलाती हैं और मायशा को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और मायशा को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में। फिर मायशा का ट्रीटमेंट होता है और मायशा काफ़ी दिन अपने हॉस्पिटल में रहती है मायशा काफ़ी दिन। और मायशा फिर अपने घर आती है वापस, अपने रूम में रहती हैं। तो जो उसकी दादू होती हैं, स्टेप मॉम, बुआ, उसका साथ ही नहीं छोड़ रही होती हैं, स्टिल उसके साथ ही रहती हैं हमेशा 24 घंटे 24/7 मायशा के साथ उसके रूम में रहती हैं कि कहीं कोई भी मतलब रूम से बाहर ना चले जाए, इसको अकेला ना छोड़े। अपने रूम में रहती है, पर अपने रूम में रहकर भी अपने रूम में नहीं रहती। सब मायशा से बात करती हैं, उसको हंसाती हैं, उससे हंसी मजाक करती हैं, पर मायशा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती किसी को भी। सिर्फ चुपचाप अपने कमरे में या तो बैठी रहती है या फिर लेटी रहती है। वो अपनी रूम से बाहर भी नहीं, उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया होता है। और यहाँ पे उसकी जो मायशा की मैनेजर आती है मायशा से मिलने, वो मायशा के पास आके बैठती है और मायशा से कहती है कि मैम मंडे में हमें शूटिंग पे जाना है, आपको याद तो है ना? मायशा अपनी मैनेजर को बस आंखों से इशारा करती है कि हाँ मुझे याद है। और फिर मायशा इशारा करती है अपनी मैनेजर से ना कि जाने के लिए, तो मायशा की मैनेजर चली जाती है वहाँ से। और ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है। कब 2 साल मायशा को स्टिल अपने रूम में लेटे हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और 2 साल के बाद जो ऐना होती है वो 2 साल के बाद ऐना जो होती है वो अपनी ऑडिशन देके अपने घर वापस आ रही होती है। तो उसकी डैड कहती है कि क्या हुआ बेटा, मुँह क्यों लटका रखा है मेरे बच्चे? तो ऐना कहती कि डैड आपको तो पता है ना, हमेशा का आपको तो डैड पता ही है ना, पिछले 2 सालों से मैं ऑडिशन दे रही हूँ पर अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि अब मेरा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं तो ऑडिशन दे के थक चुकी हूँ, अब मेरे से और नहीं दिए जाएंगे ऑडिशन। तो माँ ऐना जो होती है अपने बेड पर आके लेट जाती है। कि डैड आते हैं ऐना के पास और कहते हैं कि बेटा बस आप इतने में ही थक गई हूँ, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत मेहनत करनी है आपका अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। अगर ऐसे ही रोल मिल गया तो आपको फिर अपने काम से कभी मोहब्बत ही नहीं हो पाएगी। मोहब्बतों में तभी होती है ना अपने काम से, जब हमें मोहब्बतों में हमारी फेवरेट चीज़ से तभी होती है ना जब हमारी फेवरेट चीज़ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलती है, बहुत ज़्यादा अपना खून पसीना एक करने के बाद मिलती। तो ऐना कहती कि हाँ आई नो डैड, पर मेरा मन नहीं कर रहा ऑडिशन देने के लिए ना, मैं थक चुकी हूँ। 2 साल हो गए, जितने भी मेरे ग्रुप में मेंबर्स थे ना हॉस्टल में, सबने अपना एक ऑडिशन दिया और उसमें उनके एक ऑडिशन में उनका सिलेक्शन हो गया। सेलिब्रिटी है आज, बड़ी सेलिब्रिटी, और मैं आपकी बेटी अभी भी सिर्फ ऑडिशन ही दे रही हूँ, पर सिलेक्शन का तो भगवान जाने क्या होगा। अंकल जो होते हैं वो हंसते हैं ऐना के मुँह से ना, जब ऐना कहती कि भगवान जाने क्या होगा। तो ऐना कहती कि मतलब अल्लाह जाने क्या होगा। तो अंकल कहते हैं कि अच्छा तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब थोड़ी देर में डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, चलोगी ना तुम?
तो है ना कहती कि डैड मेरा मन नहीं है, प्लीज़ आप सब चले जाओ, मैं घर पे आराम करूँगी। जब तुम नहीं जा रही तो मैं क्या करूँगा अकेले जाके। ठीक है हम सब नहीं जा रहे, हम ड्रॉप करते हैं ना अपना प्लान। चलो ठीक है गोलू आप जाके बेटा पढ़ाई करो अपनी। और अपनी दी को भी बोल देना कि वो भी अपना घर पे कुछ बना लेना खाना वगैरह। चलो ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ अपने काम पर ना। रात में आ जाऊँगा। तो है ना कि डैड जाने लगते हैं और है ना अपने डैड का हाथ पकड़ के कहते हैं कि अच्छा सॉरी आप ही ऐसे करोगे मेरे साथ। आपको पता है ना मेरा मूड ठीक नहीं है फिर भी। तो डैड कहते हैं कि इट्स ओके बेटा, जब आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे भी। तो है ना कहती है कि नहीं आपका अभी मन है ना जाने का, तो हम अभी जाएंगे, मैं बस चेंज करके आई कपड़े फिर चलते हैं हम। ये हो ना मेरी बेटी वाली बात। चलो ठीक है आप अपना चेंज करके आ जाओ, मैं बाहर हूँ। फिर चलते हैं साथ में। तो है ना चली जाती है चेंज करने के लिए अपने कपड़े। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। मैं तो थक गई। गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। और फाइनली गाइस स्टोरी में लीप आ ही गया और ऐना का तो अभी तक ड्रीम पूरा नहीं हुआ यार। मतलब इतना टाइम हो गया उसको स्ट्रगल करते करते। मुझे लगा था कि वो जैसे ही अपने हॉस्टल से निकल के मुंबई जाएगी वैसे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक्टर बन जाएगी, उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा। पर गाइस यहाँ तो अभी तक है ना स्ट्रगल ही कर रही है और देखते हैं है ना कितना टाइम तक और स्ट्रगल करती है। और चलो ठीक है गाइस स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों स्टक हैं एक ही जगह, ना अप्स हो रहे हैं ना डाउन हो रहे हैं। मतलब डाउन तो मैं नहीं चाहूँगी ऑफ कोर्स कभी भी हो, मैं तो हमेशा चाहूँगी मतलब कि आप ही हो। तो आप क्यों नहीं करवाते हो यार, आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे यार, बढ़वाओ ना सब्सक्राइबर्स। आज का पार्ट अपने समर के साथ शेयर करना मत भूलना और मिलेंगे आपसे जल्द ही न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।